फ्रांस के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मैक्रोन भारत आए हुए हैं। हम यूरोप के देशों के साथ क्यों एंगेज करते हैं? हमारी सारी विदेश नीति और हमारी मीडिया जब हमेशा फोकस करती है चाइना, रशिया, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो ये यूरोप कहाँ से आ गया? लोग विदेश नीति में यूरोप को समझ ही नहीं पाए। यहाँ पर प्रेसिडेंट मैक्रोन भारत आए हुए हैं। भारत में उनकी विजिट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के लिए इस मोमेंट पर जो भारत का स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है उसमें यूरोप की दिन प्रतिदिन महत्व बढ़ती जा रही है। लेकिन यूरोप की जो विदेश नीति और भारत की यूरोपियन यूनियन को लेकर जो विदेश नीति है, जब तक आप वो नहीं समझोगे और इसके पीछे का खेल क्या है जब तक नहीं समझोगे, तब तक आप यहाँ पर यूरोप के इस राइजिंग सिग्निफिकेंस को भारत के कैलकुलस में नहीं समझ पाओगे। आज के वीडियो में फोकस इसी पे रखेंगे ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि यूरोप इस मोमेंट पर जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वर्ल्ड में है उसमें भारत के लिए क्या सिग्निफिकेंस रखता है। एक चीज़ को समझिए, रशिया और चाइना पिछले लगभग 8 से 10 साल से एक पॉइंट बार बार जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड मल्टीपोलर है। मल्टीपोलर का मतलब साधारण लैंग्वेज में ये है कि रशिया और चाइना ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड के अंदर मल्टीपल शक्तियाँ हैं, हर शक्ति अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी और हर शक्ति अपने हिसाब से वर्ल्ड को चलाएगी। अमेरिका एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को कतई नहीं मानता। अमेरिका कहता है वर्ल्ड यूनिपोलर है। यूनिपोलर का मतलब है कि विश्व में केवल एक शक्ति है जिसका नाम है अमेरिका, जो पूरे विश्व में अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगी और विश्व को अपने हिसाब से चलाएगी। अब यहाँ पर जब रशिया चाइना वर्ल्ड मल्टीपोलर बोल रहे हैं, अमेरिका जब वर्ल्ड यूनिपोलर बोल रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में भारत कहाँ है? भारत सबसे पहले एक चीज़ समझ चुका है। भारत कभी भी ये नहीं बोलता कि वर्ल्ड मल्टीपोलर है। गौर कीजिएगा, भारत कहता है वर्ल्ड को मल्टीपोलर होना चाहिए। ये एक छोटा सा फर्क है, ये लोग समझते नहीं। भारत कहता है वर्ल्ड मल्टीपोलर होना चाहिए। भारत ये नहीं कहता कि वर्ल्ड आज मल्टीपोलर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत ये बात आज जानता है कि पहली बात, वर्ल्ड जो है इस समय पूरा जो विश्व है उसमें अमेरिका एक प्री एमिनेंट पावर है। यानी कि अमेरिका एक ऐसी शक्ति है जिसका दबदबा अभी भी पहली बात तो विश्व में चलता है। लेकिन भारत जब ये कहता है कि वर्ल्ड को मल्टीपोलर होना चाहिए और ये नहीं कहता कि वर्ल्ड आज मल्टीपोलर है, तो वो ये भी कहने की कोशिश कर रहा है इनडायरेक्टली कि ये इसलिए भी है क्योंकि एक जगह पर जहां अमेरिका एक प्री एमिनेंट पावर है, वहीं पर चाइना उस प्री एमिनेंट पावर को टक्कर देने के लिए राइज कर रहा है। तो भारत कहता है कि आज पहली बात, वर्ल्ड एक ट्वाइलाइट जोन में है। ये ट्वाइलाइट जोन का मतलब होता है कि एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर अंधेरा भी नहीं है और जहां पर सबसे इम्पोर्टेंटली रोशनी भी नहीं है। एक ऐसे पर्टिकुलर फेज में है जहां पर थोड़ा सा अंधेरा, थोड़ी सी रोशनी है। क्योंकि थोड़ी सी रोशनी इसलिए है क्योंकि चाइना चमकती आ रही है, थोड़ा सा अंधेरा इसलिए है क्योंकि जो एक चमकती रोशनी अमेरिका थी वो दिन प्रतिदिन अंधेरे की ओर जा रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो ट्वाइलाइट जोन भारत मानती है, यहाँ पर भारत का सबसे पहला उद्देश्य क्या है? भारत का उद्देश्य सबसे पहले ये है कि इस ट्वाइलाइट जोन में वो अपने आप को पेश करके पहली बात अपनी आर्थिक परिस्थिति को, अपनी टेक्नोलॉजिकल डेप्थ को और अपनी मिलिट्री पावर को, तीनों को बढ़ाना चाहती है। अब इसको बढ़ाने के लिए भारत की विदेश नीति इस पूरे परिस्थिति में कैसी है? यहाँ पर सबसे पहले महत्व आता है यूरोप का। यूरोप का महत्व अब यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि भारत अब ग्रेजुअली एक चीज़ और समझ चुका है। भारत समझ चुका है क्योंकि आज चाइना और अमेरिका के बीच में एक टकराव चल रहा है, एक दरार बनी हुई है। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका खुद भी अपने एलाइज के साथ, जितने उसके अपने मित्र थे, उनके साथ अब कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि उसको ये पता है कि मित्रों की सहायता करते हुए जितना पैसा मैंने गंवा दिया, यदि वो पैसे को अगर मैं एकजुट करके चाइना के खिलाफ लगा दूं तो मैं शायद चाइना को डिफीट कर सकता हूं। ये अमेरिका की सोच है। वो करेगा या नहीं करेगा वो समय 8 से 10 साल बाद पता चलेगा। लेकिन अमेरिका ये बात सोचता है कि मुझे अपने मित्रों को और अपने दोस्तों को ज़्यादा सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रंप बार बार क्या बोल रहा है? वो ये कहता है कि भाई यूरोप के देश, भारत हो गया, तुम अपना अपना देख लो। इस चीज़ को भारत ने बहुत केयरफुली समझा है क्योंकि भारत अभी तक ये नज़रिया लेके चलता था कि जब हम वेस्ट को देखते हैं,
जब ये शब्द आता है द वेस्ट, तो भारत को लगता था कि वेस्ट का मतलब है यूएस और यूरोप कलेक्टिवली और कंबाइंडली। लेकिन आज क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका की ओवरऑल विदेश नीति चल रही है, आज जिस प्रकार से अमेरिका और चाइना के बीच में दरार बनी हुई है, आज इस दरार के तहत जो अमेरिका और चाइना गेम खेल रहे हैं, उस गेम के तहत अमेरिका अपने मित्रों से थोड़ा थोड़ा दूर होता आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण मित्र जिससे वो दूर हो रहा है वो और कोई नहीं बल्कि यूरोप है। भारत ने ये चीज़ समझी है कि अब जो वेस्ट है, पहली बात तो वो एक कलेक्टिव वेस्ट नहीं है, यानी कि जब हम वेस्ट वर्ड बोलते हैं तो वर्ड वेस्ट का मतलब अब केवल अमेरिका है, यूरोप नहीं है। और क्योंकि आज यूरोप खुद ये चीज़ समझ चुका है, यूरोप भी पिछले कुछ सालों से पहली बात अब पोजीशन करने लगा है अपने आप को एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल एक्टर। तो भारत की विदेश नीति में जो बदलाव आ रहा है वो ये है कि एक कलेक्टिव वेस्ट नहीं है। वेस्ट का मतलब है कि अमेरिका वेस्ट का एक पार्टनर है और यूरोप वेस्ट में एक और पार्टनर है। अगर हमारा अमेरिका से एक जगह पर एंगेजमेंट है तो हमें यूरोप एज अ ग्लोबल एक्टर को अलग से डील करना होगा। अगर आप ये पॉइंट को समझे तो अब आप समझेंगे कि भारत की विदेश नीति में यूरोप को क्यों महत्व दिया जा रहा है। अब आप समझेंगे कि यहाँ पर क्यों इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने सबसे इम्पोर्टेंटली जर्मनी के चांसलर को जनवरी के महीने में बुलाया, उनके साथ एक स्टैंड अलोन विजिट हुई। उस विजिट के बाद फिर भारत ने क्यों 26 जनवरी 2026 को यूरोपियन संघ के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, और क्यों फरवरी के महीने में अब भारत ने यहाँ पर प्रेसिडेंट मैक्रोन को बुलाकर एक अलग तरीके से मीट करके एक अलग रोड मैप बनाया। क्योंकि भारत अब ये चीज़ जान चुका है कि यूरोप एक अलग ग्लोबल एक्टर है, हमें विदेश नीति में इस ग्लोबल एक्टर को एक अलग स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस देनी होगी। अब जब हम यहाँ पर इधर इस ग्लोबल एक्टर यूरोप में फ्रांस को यहाँ पर समझते हैं, तो फ्रांस और भारत के बीच में होराइजन 2047 एक डॉक्यूमेंट साइन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट के तहत 2047 तक भारत और फ्रांस मिलकर, वो चाहे डिफेंस हो, वो चाहे टेक्नोलॉजी हो, वो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वो किसी भी डायमेंशन में हो, चाहे वो क्लीन एनर्जी हो या इंडो पैसिफिक हो, ये दोनों देश मिलकर एकजुट तरीके से काम करेंगे। अब आप इस चीज़ को समझिए कि क्यों यहाँ पर भारत और फ्रांस डिफेंस लेवल पर एक राफेल का एग्रीमेंट करते हैं। अब यहाँ पर राफेल के एग्रीमेंट को लेकर लेकिन मैं एक चेतावनी जताना चाहूँगा। लोग कह रहे हैं कि भारत को राफेल क्यों लेना चाहिए, लोग कह रहे हैं कि जब भारत को सोर्स कोड नहीं मिलेगा राफेल की तरफ से फिर भी भारत राफेल क्यों ले रहा है। इस विषय पे कल रात 9 बजे एक डिटेल्ड वीडियो में इस चीज़ को समझेंगे कि भारत का यहाँ पर राफेल को लेकर क्या रीज़न है और क्या वो सही है या गलत है, उस चीज़ के ऊपर भी एक टिप्पणी करेंगे। लेकिन इस मोमेंट पर समझिए कि यूरोप और ख़ास करके यूरोप में फ्रांस कैसे वो भारत के साथ जुड़ रहा है। तीसरा, भारत को अब ये बात भी पता है कि फ्रांस यूरोप में एक महत्वपूर्ण प्लेयर है, जर्मनी यूरोप में एक महत्वपूर्ण प्लेयर है। यदि आप अगर यूरोप के अंदर एक जगह पर फ्रांस हो गया, एक जगह पर जर्मनी हो गया, और तीसरा पुराना यूरोपियन संघ का एक मेंबर जो अब यूरोपियन संघ का मेंबर नहीं है, ब्रिटेन, अगर आप इन तीनों से संबंध अच्छे कर लेते हैं तो इन तीनों का इन्फ्लुएंस यूरोप के बाकी देशों पर है। तो ये तीनों के साथ अच्छे संबंध का मतलब है कि जब आप यूरोप को एज अ ग्लोबल एक्टर देखते हैं तो ये तीनों देश यूरोप के अन्य देशों के साथ भी आपका एंगेजमेंट करने के लिए उस एंगेजमेंट को फैसिलिटेट करने में मदद आपकी करेंगे। तो भारत आज ये चीज़ समझ चुका है कि हमें अगर इस मोमेंट पर, जब पूरे विश्व में एक ट्वाइलाइट जोन है, अंधेरा भी नहीं है, रोशनी भी नहीं है, अमेरिका और चाइना एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगला विश्व का सुपर पावर कौन होगा, उस लड़ाई में चाइना रशिया के साथ मिलकर बोल रही है कि हमें शक्ति प्रदर्शन करने के लिए मल्टीपोलर वर्ल्ड रखना है, उस लड़ाई में अमेरिका बोल रहा है कि कोई मल्टीपोलर शब्द का प्रयोग नहीं करेगा क्योंकि मैं मात्र वर्ल्ड का एक यूनिपोलर सुपर पावर हूँ। एक चीज़ तो तय है, इस पूरे के पूरे सिनेरियो में ये कहना कतई ही गलत नहीं होगा कि भारत आज की डेट में इस लड़ाई से अपने आप को दूर रख के इस लड़ाई के बीच में मल्टीपल पावर्स के साथ एंगेज करके ये इंश्योर कर रहा है कि हम अपनी मिलिट्री पावर को, अपनी आर्थिक परिस्थिति को और अपनी टेक्नोलॉजिकल डेप्थ को, तीनों को इम्प्रूव कर लें। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर अभी जो AI समिट भी हुआ,
लंगोटिया यूनिवर्सिटी के उस एआई समिट में पागलपन के उस पर्टिकुलर एपिसोड को आप हटा भी दीजिए। पूरा ग्रॉसली मिसमैनेज्ड एकदम वाहियात किस्म के समिट का जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको भी अगर आप एक मोमेंट के लिए हटा दीजिए, तो इस एआई समिट में 2 मैसेजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला मैसेज ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इस एआई समिट में भी अमेरिका का डोमिनेंस यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि जितने भी कॉरपोरेट लीडर्स आए सारे अमेरिका के थे। दूसरा, फ्रांस ने भी भारत के साथ मिलकर एआई समिट में एआई को लेकर कोऑपरेशन इन्विसाज करी। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, एआई में अमेरिका एक अपना कॉरपोरेट लेड मॉडल एक जगह पे चला रहा है, एआई में विश्व में चाइना दूसरे लेवल पर स्टेट लेड मॉडल अपनी जगह पे चला रही है। एक जगह पर चाइना और अमेरिका एआई के लेवल पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि एआई का सुपर पावर कौन होगा। भारत अमेरिका से भी ट्रेड करता है, भारत चाइना से भी ट्रेड करता है, भारत अमेरिका से भी इंगेज करता है और भारत चाइना से भी इंगेज करता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ना अमेरिका ना चाइना भारत के साथ एआई लेवल पर कोई इंगेजमेंट करते हैं। अमेरिका का एआई का लेवल का इंगेजमेंट भारत से इतना है कि तुम हमारे लिए एक कस्टमर हो, हम आपको कस्टमर के नज़रिए से देखेंगे, हम आपके यहाँ पर आके प्रोडक्ट्स बना के उनको टेस्ट करेंगे। यहाँ पर भारत और फ्रांस एक थर्ड वे क्रिएट कर रहे हैं। इस एआई मीट में सबसे महत्वपूर्ण मैसेज ये निकला कि भारत और फ्रांस एक थर्ड वे का प्रपोजल लेकर आए हैं। वो एक थर्ड वे का ऐसा प्रपोजल है कि भारत एक किसी भी बड़े शक्ति, यानी कि चाहे चाइना हो या रशिया, चाहे चाइना हो या यूएस हो, इनके ऊपर निर्भर नहीं करेगा एआई में, बल्कि भारत और फ्रांस जितनी भी दोनों के पास कैपेबिलिटीज़ हैं वो उसके बेसिस पे एक दूसरे के साथ एंगेज करेंगे, ताकि एक ऐसा मॉडल क्रिएट हो जिस मॉडल में जो अमेरिका और चाइना की एआई की लड़ाई है उसको अलग हटाकर भारत और फ्रांस यहाँ पर जो ग्लोबल साउथ की बाकी कंट्रीज़ हैं उन सब के लिए एआई के प्रोडक्ट्स को चैंपियन करें। समय लगेगा, लेकिन विजन होना चाहिए, क्योंकि भारत इस मोमेंट पर ना तो एआई में अमेरिका को टक्कर देने के लिए इंटरेस्टेड है, ना ही वो चाइना के साथ टक्कर लेने में इंटरेस्टेड है। उसका इंटरेस्ट ये है कि वो कैसे आज की डेट में एआई में फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, ब्रिटेन के साथ, यूरोप के अन्य देशों के साथ एंगेज करके कुछ इस प्रकार का गेम खेले कि जो ग्लोबल साउथ के अन्य देश हैं, अफ्रीका के देश, सेंट्रल एशिया के देश, साउथ एशिया में हमारे नेबर्स, क्या हम ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग रन में जिसके तहत हम इन देशों के अंदर उन प्रोडक्ट्स को चैंपियन कर पाएँ जो उनकी नीड्स हैं। विजन है। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट आज तैयार नहीं हुआ, आज कम से कम इस समिट के थ्रू, इस मीटिंग के थ्रू एक रोड मैप जरूर तैयार हुआ कि हमें ये करना है। तो भारत की जो विदेश नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है कि इस मोमेंट पर वर्ल्ड मल्टीपोलर बना नहीं है, होना चाहिए आगे, लेकिन जब तक हो नहीं रहा है तब तक अपने आप को पोजीशन ऐसा करो कि अपनी टेक्नोलॉजिकल डेप्थ हो, अपनी मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक पावर हो, ये सारी की सारी यूरोप के साथ मिलकर बढ़ा लो, क्योंकि वेस्ट अब एक कलेक्टिव वेस्ट नहीं है। वेस्ट में अमेरिका एक है और वेस्ट में यूरोप एक अलग ग्लोबल एक्टर है। तो इस अलग ग्लोबल एक्टर के साथ एंगेज करके वो रणनीति तैयार करो जिस रणनीति के तहत आप ग्लोबल साउथ के लीडर और वो ग्लोबल साउथ की जियोपॉलिटिक्स खेल पाओ जो भारत इस मोमेंट पर खेलना चाह रहा है। तो आई बिलीव अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत अपनी विदेश नीति में कर क्या रहा है, यहाँ पर यूरोप का सिग्निफिकेंस क्या है। धन्यवाद।